इम्प्यूरिटीज, और वो भी हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने तो सारा प्रोडक्ट एज पर द जीएमपी बनाया, हमारे इक्विपमेंट भी अच्छे थे, कैलिब्रेटेड थे, स्टराइल थे, हमारा स्टाफ भी प्रॉपर था, प्रोफेशनल था, ट्रेंड था, स्किल्ड था, क्वालिफाइड था। फिर ये प्रॉब्लम आई तो आई कहाँ से? कौन सी इम्प्योरिटी आ रही है? अच्छा, आयरन की इम्प्योरिटी है और आर्सेनिक की इम्प्योरिटी है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, हम लिमिट टेस्ट करके देख लेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स में आयरन और आर्सेनिक की इम्प्योरिटी है या नहीं। हम लिमिट टेस्ट करके पता लगा लेंगे, हम पता लगा के आपको रिजल्ट देते हैं। ठीक है, ठीक। क्या हो गया सर, क्या मैटर हो गया? अरे कुछ नहीं यार, मुझे कंप्लेन आई है कि मेरे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, आपको पता है ना हमारी एक कंपनी है जहाँ पर हम सब कुछ बनाते हैं, टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्शन, सिरप, एलिक्सियर, लोशन, लिनिमेंट, सब कुछ बनाते हैं, पेरेंट्रल या फिर गेशियस, सारी प्रिपरेशन करते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, हमारे फाइनल प्रोडक्ट में, हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में, हमारे डोजेस फॉर्म में, कुछ भी बोल लीजिए, वहां पर इम्प्यूरिटी आ गई। और कौन सी इम्प्यूरिटी बता रहे हैं? एक तो बता रहे हैं कि आयरन की इम्प्यूरिटी है, आयरन को लिखते हैं एफ ई से, और एक बता रहे हैं आर्सेनिक की है। अभी तो गलत बात है ना, क्योंकि आयरन की इम्प्यूरिटी और आर्सेनिक की इम्प्यूरिटी आ ही कैसे सकती है? क्यों सर, क्यों नहीं आ सकती? आप ऐसा कौन सा अलग से काम करते हो? अरे देखो, हमारा जो भी प्रोडक्शन एरिया था वो एज पर द जीएमपी था। हमारे जो भी स्टाफ मेंबर थे वो सारे प्रोफेशनल थे, स्किल्ड थे, क्वालिफाइड थे, ट्रेंड थे, तो सब कुछ बढ़िया था। एनवायरमेंट बढ़िया था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़िया थी, मैन्युफैक्चर करने वाले बढ़िया थे, वहां पर जो बंदा उनका ध्यान रख रहा था, इन्वेस्टिगेटर, वो भी अच्छा था, सारे क्लिनिकल ट्रायल प्रॉपर हो रहे थे ड्रग से, उसका डोजेस फॉर्म भी अच्छे से बन रहा था, ड्रग की क्वालिटी अच्छी थी, एक्सिपिएंट की क्वालिटी अच्छी थी, सारे इक्विपमेंट अच्छे थे, सब कुछ कैलिब्रेटेड थे, स्टेराइल थे। फिर ये इम्प्यूरिटी आई कैसे? ये तो दिक्कत वाली बात है ना। सर एक बात बताओ, इम्प्यूरिटी आ गई तो आ गई, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। देखो, जैसे मान लीजिए ये मेरी पेरेंटल प्रिपरेशन है ना, अब यहाँ पर अगर इम्प्यूरिटी आ गई तो इसको जब मैं तोड़ूंगा और इंजेक्शन फिल करूंगा, अगर मैं इसको तोड़ के अपना इंजेक्शन फिल करूंगा और सीधा पेशेंट को लगा दूंगा, तो पेशेंट को लग गया, ये कहाँ गया? वेंस में गया। फिर सीधी इंप्यूरिटी कहाँ गई? पेशेंट की वेंस में, पेशेंट के ब्लड में। पेशेंट को बहुत तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, पेशेंट को साइड इफेक्ट आ सकते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट आ सकते हैं, ऑर्गेनोटॉक्सिसिटी हो सकती है, लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी हो सकती है, कई तरह की प्रॉब्लम पेशेंट को आ सकती है। सर ये तो काफी गंभीर समस्या है। अब अगर कोई बोल रहा है तो चेक तो करना पड़ेगा। तो क्या करें सर, कैसे चेक करें? मान लीजिए ये हमारा प्रोडक्ट है सर, है ना, इस प्रोडक्ट में इम्प्यूरिटी आई है, और इस प्रोडक्ट में दो तरह की इम्प्यूरिटी बताई गई है कि एक तो आयरन की इम्प्यूरिटी आई है, एक आर्सेनिक की इम्प्यूरिटी आई है। तो आज के लेक्चर में हम आयरन की इम्प्यूरिटी देखेंगे, और फिर इसी लेक्चर के एंड में आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, उस पर क्लिक कर लेना, तो आपको आर्सेनिक का लेक्चर भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसमें आयरन की इम्प्यूरिटी का पता लगाएंगे कि आयरन की इम्प्यूरिटी है या नहीं। ठीक है, ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस क्लियर हो गया? और ये सिलेबस आपको कॉमन है एनालिसिस में भी, जो लिमिट टेस्ट है ना, जितने भी लिमिट टेस्ट है, जैसे क्लोराइड का हो गया, सल्फेट का हो गया, आयरन का हो गया, आर्सेनिक का हो गया, लेड का हो गया, हैवी मेटल का हो गया, या फिर मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट है आपके, जैसे कि क्लोराइड का हो गया और सल्फेट का हो गया, तो ये सारे लिमिट टेस्ट आपको एनालिसिस में भी कॉमन है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिसिस साथ साथ हो रही है लिमिट टेस्ट के मामले में। ठीक है, चलिए, ठीक है सर, आज के लेक्चर में दो लिमिट टेस्ट करेंगे। आज के लेक्चर में जस्ट नाउ तो अभी आयरन का करेंगे, फिर लास्ट में आप मुझे लिंक दे देना आर्सेनिक की भी। ठीक है, तो सर हमें ये पता लगा कि कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट में आयरन की इम्प्यूरिटी है। हाँ जी, हाँ जी, यही पता लगा। तो सर अब इसे कैसे पता लगाएंगे? मैंने आपको बोला ना लिमिट टेस्ट है। किससे पता लगाएंगे? लिमिट टेस्ट से। सर एक बार रिकॉल करा दो ना प्लीज कि लिमिट टेस्ट क्या होता है। अरे मैंने आपको बोला था ना, लिमिट टेस्ट क्या होता है? क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट, जहां पर हम क्या टेस्ट करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में किसी तरह की इम्प्यूरिटी तो नहीं। हमने देखा था इम्प्यूरिटी कई तरह से हो सकती है, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी। तो हमें ये चेक करना है कि हमारे प्रोडक्ट में आयरन की इम्प्यूरिटी है या नहीं, और इसे चेक करने के लिए
इसे पता करने के लिए, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए हम करेंगे लिमिट टेस्ट। और कौन सा लिमिट टेस्ट? आयरन का लिमिट टेस्ट। ठीक है, तो आयरन की इंप्योरिटी को पता लगाने के लिए जो लिमिट टेस्ट करा जाता है उसे कहते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, लिमिट टेस्ट की आपको मैंने डेफिनेशन दे रखी है कि इट इज ए क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। ठीक है, क्यों करते हैं लिमिट टेस्ट? ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके इंप्योरिटी को, और जो भी इंप्योरिटी आ रही है उसे कंट्रोल कर सके। ठीक है, इंप्योरिटी का पता लगाना और जो भी इंप्योरिटी आई है उसे हटाना, खत्म करना, कंट्रोल करना। क्यों जरूरी है? ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्ड बने, मतलब कि जैसा फार्माकोपिया में लिखा है वैसा ही अच्छा बने, क्योंकि वो पेशेंट के लिए सेफ भी होना चाहिए प्रोडक्ट और एफिकेशियस भी होना चाहिए। इसलिए हमें अगर प्रोडक्ट में कोई भी इंप्योरिटी होती है तो उसको हटा देनी होती है। ठीक है, ये क्या है? ये है नेजलर सिलेंडर। ये क्या काम आता है सर? ये लिमिट टेस्ट करने के काम आता है। ठीक है सर, पर अभी तक हमने देखा, हमने क्या करा था, देखो इधर, हमने अभी तक क्लोराइड का और सल्फेट का लिमिट टेस्ट करा है। तो क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में और सल्फेट के लिमिट टेस्ट में आपका नेजलर सिलेंडर काम आया है। साथ ही साथ आयरन के लिमिट टेस्ट में भी नेजलर सिलेंडर काम आएगा। पर जो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है, यहाँ पर नेजलर सिलेंडर काम नहीं आता है, यहाँ पर गुडजेट अपरेटस काम आता है। ये मैं आपको बताऊंगा कि गुडजेट अपरेटस क्यों काम आता है आपके आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में, और आपका नेजलर सिलेंडर क्यों काम नहीं आता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए ठीक है सर, हमें ये भी पता लग गया कि आयरन का लिमिट टेस्ट जो है नेजलर सिलेंडर से ही होगा। तो सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए, मुझे पता है कि ये टेस्ट ट्यूब है, पर सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए ये है नेजलर सिलेंडर। क्या है? नेजलर सिलेंडर, और इसके अंदर ही हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर हमें देखना है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, मतलब हमें आयरन की इम्प्योरिटी का पता लगाना है कि जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसमें आयरन की इम्प्योरिटी है या नहीं। तो यहाँ पर लिखा है, ये क्यों परफॉर्म करते हैं? ताकि हमें सैंपल में पता लग जाए कि आयरन की इम्प्योरिटी है या नहीं। साथ ही साथ अब यहाँ पर अगर हमें लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करना है तो हमें कुछ केमिकल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि आपका स्टैंडर्ड फेरिक अमोनियम सल्फेट। इसे मैंने कई जगह FAS लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है FAS का मतलब होता है फेरिक अमोनियम सल्फेट। ठीक है, उसके बाद है आपका सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन 20% वेट बाय वॉल्यूम। उसके बाद है आपका अमोनिया सॉल्यूशन, और फिर लेते हैं आप थायोग्लाइकोलिक एसिड सॉल्यूशन। सर ये सब क्यों डाल रहे हैं? ये सिट्रिक एसिड क्यों डाला जा रहा है? ये आपका अमोनिया का सॉल्यूशन क्यों डाला जा रहा है? ये सर थायोग्लाइकोलिक एसिड सॉल्यूशन क्यों डाला जा रहा है? तो इन सब के रीजन है, वो रीजन को हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी तो हम क्या देख रहे हैं? लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। फिर आयरन का जो लिमिट टेस्ट हो रहा है ना अभी, उसका प्रिंसिपल देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि ये जो जो डाल रहे हैं इनका क्या काम है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना होता है तो हमें करना होता है कंपैरिजन। एक बनाएंगे हम स्टैंडर्ड, क्या बनाएंगे? स्टैंडर्ड। एक बनाएंगे हम टेस्ट। टेस्ट वो होता है जिसको आपको टेस्ट करना होता है। क्लियर है? चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन करना है, सबसे पहले ले आओ नेजलर सिलेंडर, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना है, पर आर्सेनिक वाला नहीं, आर्सेनिक वाला नेजलर सिलेंडर में नहीं करना। क्यों नहीं करना वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। पर अभी किसका कर रहे हैं? आयरन का, मतलब कि Fe का। तो हम किस में परफॉर्म करेंगे? नेजलर सिलेंडर में। तो दो नेजलर सिलेंडर चाहिए, एक तो आपका टेस्ट सॉल्यूशन के लिए, एक आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए। टेस्ट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आपको पता लगाना है, जैसे मान लीजिए मुझे इसमें पता लगाना है कि इसमें आयरन की इंप्योरिटी है या नहीं, तो ये वाला टेस्ट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड है जो कि फार्माकोपिया वाला है। क्लियर? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो जो सामग्री है, पंडित जी ने जो जो सामग्री बताई है कि ये सारे केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं, वो एक एक करके इसके अंदर डालना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं 2 ml टेस्ट FAS सॉल्यूशन, मतलब कि फेरिक अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं 2 ml। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? नेजलर सिलेंडर में टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं? टेस्ट सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है,
तो हमने क्या लिया, 2 ml फेरिक अमोनियम सल्फेट ले लिया। ठीक है सर, 2 ml फेरिक अमोनियम सल्फेट आपने ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इस 2 ml फेरिक अमोनियम सल्फेट को हम डाइल्यूट करके डालेंगे, क्योंकि ये टेस्ट वाला है तो इसमें क्या करके डालेंगे, डाइल्यूट करके डालेंगे। उसके बाद वापस लिखा है जो हमने डाला है 2 ml फेरिक अमोनियम सल्फेट, अब इसे डाइल्यूट करके डाला और उसके बाद इसको फिर डाइल्यूट करना है विद द हेल्प ऑफ 20 ml डिस्टिल वाटर। कितना ml, 20 ml डिस्टिल वाटर से इसे हम फिर डाइल्यूट करेंगे और उसके बाद हम डालेंगे 2 ml सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन। जैसे जैसे जिस जिस स्टेप में मैं डाल रहा हूं आपको भी सेम वैसे ही परफॉर्म करना है। सबसे पहले आपको क्या लेना है, 2 ml टेस्ट फेरिक अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, उसको डाइल्यूट करके लेना है और उसको डाल देना है नेजलर सिलेंडर में 2 ml। फिर जो 2 ml डाला हुआ है डाइल्यूटेड, उसको और डाइल्यूट करना है विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल वाटर 20 ml। फिर 2 ml सिट्रिक एसिड का सॉल्यूशन ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखो नाउ ऐड 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड। फिर क्या ऐड करना है, 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है सर, अब क्या करें, इतनी सारी चीजें डाल दी। सबसे पहले हमने डाला 2 ml फेरिक अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन डाइल्यूट करके, फिर हमने डाइल्यूट किया इसको 20 ml डिस्टिल वाटर से, फिर हमने 2 ml सिट्रिक एसिड का सॉल्यूशन डाल दिया। फिर आपने बोला कि 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड, तो 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड भी डाल दिया। अब क्या करना है, अब आपको ग्लास रोड लेनी है और विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड, सपोज दिस इज अ ग्लास रोड, सो विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड आपको क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करना है, मिक्स करना है। ये क्या है, नेजलर सिलेंडर, सपोज दिस इज अ नेजलर सिलेंडर और ये क्या है आपकी ग्लास रोड, तो इसको अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करना है, मिक्स करना है। और जब आप इसको मिक्स करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ वी हैव टू मेक सॉल्यूशन एल्कलाइन। अब हमें इस सॉल्यूशन को एल्कलाइन बनाना है और एल्कलाइन बनाने के लिए हम यहां पर अमोनिया ऐड करेंगे। अब एक बात ध्यान से सुनना, ये आपका नेजलर सिलेंडर, इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, अभी तक आपने बहुत सारी चीजें ऐड करी, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है, ये सारी चीजें आपने ऐड करी। उसके बाद मैंने बोला कि जब वो सारी चीजें आपने ऐड कर दी तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन को एल्कलाइन बनाना है, मतलब कि बेसिक मीडियम का बनाना है। और इसको अगर बेसिक मीडियम का बनाना है तो आपको ऐड करना पड़ेगा अमोनिया। अच्छा, हम कौन सा सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, टेस्ट सॉल्यूशन है ना, टेस्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो अमोनिया हम डाल रहे हैं, अमोनिया क्यों डाला जा रहा है, अमोनिया डाला जा रहा है ताकि इस सॉल्यूशन को हम बेसिक कर सकें। तो इस सॉल्यूशन को बेसिक करने के लिए जो अमोनिया डाला जा रहा है वो अमोनिया आयरन फ्री होना चाहिए। आयरन फ्री का मतलब है कि वहां पर किसी भी तरह का कोई भी आयरन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देख लो अच्छे से। ठीक है सर, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि जो भी अमोनिया सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं वो आयरन फ्री होना चाहिए। ठीक है, ये अमोनिया सॉल्यूशन डाल दिया आपके कहने पे और इसमें आयरन बिल्कुल भी नहीं है। अब ये आयरन फ्री क्यों बोला सर आपने, क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं टेस्ट सैंपल। हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, इस वाले को, टेस्ट वाले को प्रिपेयर कर रहे हैं। और क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं इसको, ताकि हम इसमें देख सकें कि इसमें आयरन की इम्प्योरिटी तो नहीं, इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना। अब गलती से बनाते टाइम, टेस्ट सॉल्यूशन बनाते टाइम अगर आपने खुद ने आयरन डाल दिया तो फिर तो आयरन आ ही जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम टेस्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं और जब हम अमोनिया ऐड कर रहे हैं उस टेस्ट सॉल्यूशन को बेसिक करने के लिए, तो उस कंडीशन में आयरन वाला नहीं डालना है, आयरन फ्री अमोनिया डालना है। कैसा डालना है, आयरन फ्री अमोनिया। क्लियर हो गया, ठीक है सर, क्लियर हो गया। आगे क्या करना है, आगे देखो, नाउ डाइल्यूट द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल वाटर अप टू 50 ml मार्क। अब वापस क्या करना है, डाइल्यूट करना है। ठीक है सर, डिस्टिल वाटर डाला डाला डाला, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 50 ml का मार्क बना रखा है ना, ये ब्लैक कलर से, आई होप दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, इसको फिल कर देना है। ठीक है, चलिए, उसके बाद अब इसे 5 मिनट रख देना है। चलिए सर, मैं 5 मिनट रख के आता हूँ इसे। ठीक है सर, 5 मिनट रुकना है क्या, अरे नहीं नहीं रुकना नहीं है, रख दिया हो तो मैंने, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे उसमें पर्पल कलर आएगा अगर इम्प्योरिटी होगी तो, क्योंकि वो टेस्ट सॉल्यूशन है और अगर उसमें इम्प्योरिटी होगी तो उसमें पर्पल कलर आने लग जाएगा। अब वो पर्पल कलर क्यों आता है, कैसे आता है, इसके पीछे की क्या कहानी है, वो सारा प्रिंसिपल है, वो देखेंगे हम। पर अभी आप याद रखो, अगर उसमें इम्प्योरिटी होगी, अगर हमारे टेस्ट सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी होगी तो उसमें पर्पल कलर आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ी देर बाद अगर पर्पल कलर आ रहा है मतलब हमारे टेस्ट सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी थी। ठीक है, और मान लीजिए थोड़ी देर बाद रखने पर भी अगर हमारे
टेस्ट सॉल्यूशन में किसी भी तरह का पर्पल कलर नहीं आ रहा है, मतलब कि इसमें इम्प्यूरिटी थी ही नहीं, इसमें आयरन की इम्प्यूरिटी नहीं थी। तो अगर कलर आ रहा है, बहुत ज्यादा डार्क आ रहा है, मतलब आयरन की इम्प्यूरिटी थी, पर अगर कलर आ ही नहीं रहा तो इम्प्यूरिटी थी ही नहीं। ठीक है सर, अब आगे बताइए। अब ध्यान से सुनना, जैसे हमने टेस्ट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करा है, सेम एज इट इज हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को भी प्रिपेयर करते हैं। देखो, बस यहां पर क्या फर्क था कि हमने 2 ml टेस्ट हमारा फेरिक अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया था डाइल्यूट करके, 2 ml टेस्ट फेरिक अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन, और उसको भी हमने क्या करके लिया था, डाइल्यूट करके लिया था, है ना। पर यहां पर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड वाला लिया है, और वो भी किसी बिना डाइल्यूशन के। तो यहां पर जब हम स्टैंडर्ड वाला सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो सिर्फ एक छोटा सा फर्क है कि शुरू में जहां पर हमने टेस्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया था, वहां पर हम स्टैंडर्ड लेंगे और बिना किसी डाइल्यूशन के लेंगे। बाकी सारी स्टेप सेम है। फिर आपको क्या करना है, 20 ml डिस्टिल वाटर डालना है, 2 ml सिट्रिक एसिड डालना है, 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक डालना है, फिर आपको अमोनिया डालना है। ठीक है, और अमोनिया जो आप स्टैंडर्ड में डाल रहे हो, जो आप इस वाले में डाल रहे हो स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करते टाइम, तो उसमें आयरन वाला ही डालना है, वो आयरन फ्री नहीं भी होगा तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद सेम डाइल्यूट करो, सेम 5 मिनट के लिए रखो, सब कुछ सेम है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी स्टैंडर्ड बनेगा ना वो इस तरह से बनेगा। यहां पर आप देख सकते हैं डार्क पर्पल कलर आएगा, तो ये स्टैंडर्ड वाला है। तो स्टैंडर्ड जो भी बनेगा डार्क पर्पल बनेगा। अब हम कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, तो जो भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार हुआ है, कैसे तैयार हुआ आपको पता है ना। सिर्फ यहां पर इतना सा फर्क है कि 2 ml स्टैंडर्ड लिया, यहां पे टेस्ट लिया था डाइल्यूट करके, यहां पर स्टैंडर्ड लिया बिना डाइल्यूशन के, बाकी सब कुछ सेम है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर डार्क पर्पल कलर मुझे मिला है। ठीक है, देख लीजिए, और अगर ये डार्क पर्पल कलर है मतलब ये स्टैंडर्ड है। अब इससे, इस स्टैंडर्ड से हम उस टेस्ट वाले को कंपेयर करेंगे। अगर मान लीजिए उस टेस्ट वाले में कलर आ भी गया, कलर आ भी गया, पर इससे हल्का कलर है ना, तो भी हमारा टेस्ट पास है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, इससे हल्का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हल्का। तो आप देख सकते हैं दिस इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब मैं टेस्ट सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं, दिस इज टेस्ट सॉल्यूशन। तो दिस इज द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द टेस्ट सॉल्यूशन, दिस इज द टेस्ट सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं टेस्ट सॉल्यूशन एकदम वैसा का वैसा ही है, पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में डार्क कलर आ चुका है। मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तो हम नहीं बनाया था डार्क कलर का, पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी डार्क कलर नहीं है, इवन कलर ही नहीं है। मतलब जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन था वो आयरन से फ्री था। ठीक है, कैसा था, आयरन से फ्री था। पर अगर यहाँ पे कलर आ जाता, डार्क पर्पल कलर आ जाता, तो हम कहते कि हमारे टेस्ट सॉल्यूशन में आयरन की इम्प्यूरिटी थी। क्लियर हो गया। अब देखो 2 टर्म है, अगर हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसमें कलर आ गया, उसमें अगर पर्पल कलर आ गया और वो स्टैंडर्ड से भी ज्यादा आ गया, है ना, हमने देखा अभी तो नहीं आ रहा, पर मान लेते आ गया और स्टैंडर्ड से भी ज्यादा आ गया, तो हमारा टेस्ट फेल हो जाता, मतलब कि इम्प्यूरिटी है। पर हमारी कंपनी तो अच्छी है, हमने तो सब सही से काम करा था, मतलब हमारा टेस्ट पास हो गया। हमारे टेस्ट सॉल्यूशन में कलर ही नहीं आया एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, पर्पल कलर से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब हमारा टेस्ट पास है, हमारा टेस्ट बिल्कुल सही है, हमारे इसमें किसी भी तरह की कोई भी आयरन की इम्प्यूरिटी है ही नहीं। ठीक है, अब देखो यहां पर जो प्रिंसिपल है वो समझने वाला है, दिमाग खोल लो अच्छे से समझना। सबसे पहले हमने क्या लिया था, यहां से समझाता हूं, देखो मैं, आप देख सकते हैं हमने लिया था फेरिक अमोनियम सल्फेट, सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन, अमोनिया सॉल्यूशन और थायोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं अब हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, है ना। तो हमने क्या क्या लिया था, स्टैंडर्ड फेरिक अमोनियम सल्फेट, सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन, अमोनिया सॉल्यूशन और थायोग्लाइकोलिक एसिड सॉल्यूशन। देखिए अब तो यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर जो हमारा फेरिक अमोनियम सल्फेट था, मैंने आपको बोला ना सबसे पहला वही था हमारा सामग्री में, तो जो फेरिक अमोनियम सल्फेट था उसमें था फेरिक आयन, नाम से पता लग रहा फेरिक अमोनियम सल्फेट, तो कौन सा आयन होगा, फेरिक आयन। और जो फेरिक आयन होता है वो होता है Fe+3। कैसा होता है, Fe+3। तो ये जो फेरिक आयन है ये रिड्यूस हो जाता है Fe+2 में। सर कैसे रिड्यूस हो जाता है, विद द हेल्प ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड। हमने थायोग्लाइकोलिक एसिड भी लिया था ना, तो ध्यान से सुनो, जो आपका फेरिक अमोनियम सल्फेट है उसमें जो फेरिक आयन है Fe+3, ये फेरिक आयन
इन द प्रेजेंस ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है फेरस आयन में, मतलब Fe+2 में। आप ऐसा कह सकते हैं Fe+3 से +2 हो गया, मतलब कि थायोग्लाइकोलिक एसिड की वजह से यहां पर रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, Fe+2 बन गया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर फेरिक से फेरस तो हुआ और साथ ही साथ रिएक्शन किसके साथ हो रही थी? थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही थी। तो इसी चक्कर में फेरस और ये भी कन्वर्ट हो गया किसमें? थायोग्लाइकोलेट में। तो क्या बना फाइनली? फेरस थायोग्लाइकोलेट। क्या बना? फेरस थायोग्लाइकोलेट। क्लियर हुआ? अब ये जो फेरस थायोग्लाइकोलेट होता है, ये जो फेरस थायोग्लाइकोलेट का सॉल्यूशन होता है, ये जो कंपाउंड यहाँ पर है, जैसे सपोज ये व्हाइट कलर से मैंने बना दिया फेरस थायोग्लाइकोलेट, तो ये जो फेरस थायोग्लाइकोलेट है ना, ये कलरलेस है। सर कब कलरलेस है? जब हमारे सॉल्यूशन का मीडियम अगर एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा। क्या क्या होगा? अगर हमारे सॉल्यूशन का मीडियम, ये जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, अगर हमारे सॉल्यूशन का मीडियम एसिडिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा, तो ये कोई भी कलर शो नहीं करेगा फेरस थायोग्लाइकोलेट। सर ये तो समस्या है, एसिड में नहीं कर रहा, न्यूट्रल में नहीं कर रहा, तो क्यों ना सर इसको बेसिक बनाया जाए। अरे हाँ सर, तभी आपने अमोनिया लिया था। देखो 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 देखो, हमने बोला था ना कि हमें अमोनिया यूज लेना है, तो अमोनिया हम इसलिए यूज लेते हैं ताकि इसको बेसिक बना पाए। और बेसिक क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारा जो फेरस थायोग्लाइकोलेट बना है वो एसिडिक में भी कलरलेस है, न्यूट्रल में भी कलरलेस है, तो उसको कलर दिखवाने के लिए उसे हम मीडियम को कैसा बनाएंगे? बेसिक बनाएंगे, एल्कलाइन बनाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करेंगे एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाने के लिए, मतलब कि बेसिक बनाने के लिए। तो क्यों बनाते हैं बेसिक? क्योंकि जो फेरस थायोग्लाइकोलेट होता है वो एसिडिक में कलर नहीं देता, न्यूट्रल में भी कलर नहीं देता, उसको कलर देना है तो बेसिक मीडियम देना पड़ेगा। और कलर कौन सा आएगा? पर्पल कलर, जो कि इंप्यूरिटी में आ रहा था ना हमारे, ये देखो, ये कलर लाने के लिए। ठीक है, अगर इंप्यूरिटी होगी आयरन की तो रिएक्शन होगी, और अगर इंप्यूरिटी होगी नहीं तो रिएक्शन होगी ही नहीं। सपोज ये आयरन रिएक्ट क्यों कर रहा है? आयरन अगर इसमें होगा तभी रिएक्ट करेगा। अब इसमें कोई आयरन की इंप्यूरिटी थी ही नहीं, तो रिएक्शन हुई नहीं, तो कलर आया ही नहीं। क्लियर? क्योंकि आयरन की रिएक्शन नहीं हुई तो फेरस थायोग्लाइकोलेट नहीं बना। अब ये जब बना ही नहीं तो ये एल्कलाइन मीडियम में कहां से कलर देगा? तो आप देख सकते हैं हमारे टेस्ट में कोई इंप्यूरिटी थी ही नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब देखते हैं आगे, ये इसका प्रिंसिपल है। अब मैंने आपको बोला कि हम यहाँ पे सिट्रिक एसिड भी यूज करते हैं। हाँ सर, आपने बोला था। देखो, अब झूठ तो बोल ही नहीं सकते, आपने बोला था। चलो, थायोग्लाइकोलिक हमें समझ में आ गया है ना, डालना पड़ता है, और अमोनिया भी बेसिक बनाने के लिए, और फेरिक में से Fe+3 आ रहा था। पर सर ये सिट्रिक एसिड क्यों डाल रहे हो? क्यों डाल रहे हो ये सिट्रिक एसिड, बताओ। तो देखो ध्यान से सुनना, सिट्रिक एसिड क्यों डाला जाता है? जैसे मान लीजिए ये हमारा सॉल्यूशन है ना, जो भी हमने बनाया था ये हमारा हमारा सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर हम सिट्रिक एसिड क्यों डालते हैं? ये सिट्रिक एसिड हम इसलिए डालते हैं क्योंकि सिट्रिक एसिड जो है आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। सिट्रिक एसिड प्लस आयरन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो वो कैसा होगा? स्टेबल होगा? नहीं नहीं नहीं, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। कैसा बनता है? अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। अब आप बोलोगे सर क्या जरूरत है बनाने की, क्यों डाल रहे हैं सिट्रिक एसिड, क्यों आयरन को अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स में बदल रहे हो, क्या जरूरत है सर? तो ध्यान से सुनना, आपको पता है ना हमें अमोनिया डालना पड़ता है। हाँ सर, अमोनिया तो डालना पड़ता है बेसिक करने के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल डालना पड़ता है सर अमोनिया तो। अब अगर अमोनिया डालेंगे और गलती से इस अमोनिया ने आयरन के साथ रिएक्ट कर लिया तो सर दिक्कत है। फिर तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि आयरन की इंप्योरिटी थी या नहीं, क्योंकि अमोनिया और आयरन तो कुछ अलग ही प्रेसिपिटेट बना लेंगे। हाँ, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? उस आयरन को पहले से ही चक्कर में ले लेंगे। उस आयरन को हम क्या करेंगे? एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनवा लेंगे। किसके साथ? सिट्रिक एसिड के साथ। तो जब आयरन फ्री रहेगा ही नहीं तो अमोनिया डालने पर आयरन को कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि आयरन तो रिलेशनशिप में है। ये आयरन तो बेचारा आप सिट्रिक एसिड के साथ रिलेशनशिप में आ गया। बोले यार आप ट्राई कर लो, पर मैं तो अभी सिट्रिक एसिड के साथ हूँ, हालांकि मेरा बॉन्ड अभी अनस्टेबल है। अगर तुम अच्छा ऑफर करोगे तो मैं उधर आ जाऊंगा। आजकल के रिलेशनशिप है ना, पर इसमें ऐसा नहीं होता। क्लियर हो गया क्यों डालते सिट्रिक एसिड? क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आपको दे रखा है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक।
तो ये था आज का आपका लेक्चर, जहां पर हमने देखा आयरन का लिमिट टेस्ट होता क्या है, आयरन का लिमिट टेस्ट करना क्यों जरूरी है, प्रिंसिपल क्या है, सिट्रिक एसिड क्यों डाला जाता है, दुनिया भर के क्वेश्चन और उनके जवाब भी मैंने आपको खुद ही दे दिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको www.depthofbiology.com वेबसाइट पर मिल जाएंगे, तो जाके वेबसाइट को विजिट करिए और आ जाइए नेक्स्ट लेक्चर में, आर्सेनिक के लेक्चर में। चलिए जल्दी आइए। थैंक यू।